अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप लोगों ने ये एमसीक्यू सॉल्व भी कर लिए होंगे। तो इस वेबिनार का बेसिक मकसद ये था कि जो आप लोगों ने एमसीक्यू सॉल्व किया उनकी एक्सप्लेनेशन आप लोगों को दी जा सके, बिकॉज बहुत से इस तरह के एमसीक्यूज होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है। और हमेशा याद रखिएगा कि आप जब एक एमसीक्यू सॉल्व कर रहे होते हैं तो यू आर नॉट ओनली सॉल्विंग वन एमसीक्यूज, बल्कि आप 5 कॉन्सेप्ट ले सकते हो उसमें से। तो अब मैं वन बाय वन सारे एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा। आप लोगों की कोई क्यूरी है आप लोगों को कमेंट में पूछ सकते हैं। आफ्टर डिस्कसिंग ऑल एमसीक्यूज आई विल कम टुवर्ड द कमेंट सेक्शन एज वेल। सो अब मैं वन बाय वन सारे एमसीक्यूज आप लोगों से डिस्कस करना स्टार्ट करता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आवर फर्स्ट एमसीक्यूज, इंस्पिरेशन स्प्लिट द सेकंड हार्ट साउंड। सो सेकंड हार्ट साउंड के सबसे पहले हमें रीजन पता होनी चाहिए। सो सेकंड हार्ट साउंड कब होती है? व्हेन योर सेमी lunar wall will close, whether it is aortic or whether it is pulmonary। जब ये दोनों क्लोज करते हैं तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होता है? हमारे पास सेकंड हार्ट साउंड होती है। बट नाउ सेकंड हार्ट साउंड इज स्प्लिटिंग इनटू टू पार्ट्स। सो अगर हमारे पास इसका राइट आंसर है अल्फा, इसकी रीजन क्या है? द एओर्टिक वॉल क्लोज बिफोर देन द पल्मोनिक वॉल, बिकॉज व्हेन यू इंस्पायर तो आप लोगों ने अपना जो ब्लड होता है उसको ऑक्सीजनेट करना होता है। सो व्हेन यू इंस्पायर तो ब्लड मूव टुवर्ड द लंग थ्रू द पल्मोनरी आर्टरीज। सो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड लंग्स में कहाँ से जाएगा? थ्रू राइट वेंट्रिकल। तो आप लोगों ने फॉर एग्जांपल ये आपका हार्ट है, ये आपका राइट साइड है और ये आपकी लेफ्ट साइड है। तो राइट वेंट्रिकल से आपका ब्लड जाना होता है आपके लंग्स में। तो आपने जब इंस्पायर किया तो लंग्स की तरफ ब्लड का फ्लो ज्यादा होगा और अब इसने लंग्स की तरफ जाना है। तो आपका एओर्टा तो क्लोज हो जाएगा, एओर्टा में एओर्टिक वॉल्व तो क्लोज हो जाएगा एओर्टा में ब्लड पंप करने के बाद। बट स्लाइट सा डिफरेंस आएगा, बहुत कम सेकंड का डिफरेंस होता है, ऑलमोस्ट 0.0 समथिंग सेकंड का। उस डिफरेंस की वजह से आपका जो पल्मोनरी वॉल्व पल्मोनेलिक वॉल्व होगा ये थोड़ा सा लेट क्लोज होगा और एओर्टिक वॉल्व थोड़ा सा पहले क्लोज हो जाएगा। इसकी वजह से जो सेकंड हार्ट साउंड होती है वो स्प्लिट होती है एंड इट इज अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमिना। ये कोई भी हमें पैथोलॉजी शो नहीं करता। तो इट्स राइट आंसर इज अल्फा। सो कम्स टू द नेक्स्ट एमसीक्यूज। सो इस एमसीक्यूज में आप लोग के पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन थी तो वो मैं बताता हूँ। अ पेशेंट विद द इंफीरियर मायोकार्डियल इंफार्क्शन डेवलप अ ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया आप लोगों को पता होना चाहिए, 60 बीट पर मिनट से कम हो तो हम ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। हर कार्डियोलॉजिस्ट ऑर्डर्स एन ईसीजी इवेल्युएट वेदर sinus node dysfunction or atrioventricular conductance disturbance. Which of the following would lead to the diagnosis of the first heart block? So basically उसने इस MCQs में हमसे फर्स्ट हार्ट ब्लॉक के बारे में पूछा हुआ है। तो आप लोगों को 3 डिग्री ऑफ हार्ट ब्लॉक्स फिंगर टिप्स से होने चाहिए, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री ऑफ हार्ट ब्लॉक में क्या होता है? एवी कंडक्शन में डिले आता है और एवी कंडक्शन में डिले आएगा तो हमारे पास क्या होता है? प्रोलॉन्ग पी आर इंटरवल विद एवरी पी वेव फॉलोड बाय क्यू आर एस। इसका डेल्टा आंसर था, बाकी आंसर क्यों नहीं थे? तो हम वो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला आंसर था एसिंक्रोनस पी वेव एंड द क्यू आर एस वेव। जब भी थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक होगा, अगर थर्ड डिग्री, तब ये कंडीशन होती है, तब पी वेव और क्यू आर एस वेव के आपस में कोई भी रिलेशन नहीं रहता, वो अलहदा हो जाते हैं। अगर हमारे पास थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक नहीं है, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक है या सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक है, तो पी वेव के बाद क्यू आर एस इंटरवल आएगा। तो ये हमेशा याद रखना है, स्पेशली फर्स्ट डिग्री में आप लोग देखेंगे पहले पी वेव आएगी, देन हमारे पास क्यू आर एस इंटरवल आएगा। तो एसिंक्रोनस तो हो नहीं सकता था, पहला आंसर इसलिए गलत। सेकंड, फिक्स्ड प्रोलॉन्ग पी आर इंटरवल फॉलोड बाय नॉन कंडक्टेड क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। तो कंडक्शन फर्स्ट डिग्री में, आपके फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक होता है तो कंडक्शन नहीं रुकती, कंडक्शन होती रहती है। जितने पी वेव कंडक्शन रुकना ना रुकने से क्या मतलब होता है? फॉर एग्जांपल आपके पास ईसीजी है, उसमें आप देखते हैं 30 पी वेव्स है और उसी ईसीजी में आपके पास क्यू आर एस इंटरवल्स भी 30 है। तो इसका क्या मतलब है कि आपकी जितनी पी वेव्स प्रोड्यूस हो रही थी, जितनी बारी एस ए नॉट फायर कर रहा था, उतनी बारी वेंट्रिकल भी डीपोलराइज हो रहा था। तो ये इसकी रीजन है। तो बीटा भी गलत है। नॉर्मल पी आर इंटरवल, सो नॉर्मल नहीं होता, प्रोलॉन्ग होता है। अब आप लोगों को वैल्यू पता होनी चाहिए। जब भी आपके पास फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक होगा तो हम देखते हैं वैल्यू क्या होगी। whenever there is first degree heart block, PR interval
वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 20 सेकेंड, 0.2 सेकेंड। नॉर्मल पीआर इंटरवल की वैल्यू होती है ऑलमोस्ट 0.12 सेकेंड टू 0.2 सेकेंड। अगर हमारे पास इससे ज्यादा हो जाती है वैल्यू, तो इसका क्या मतलब होता है कि इसको फर्स्ट डिग्री हार्ड ब्लॉक है। सो गो फॉर द ईसीजी पी वेव को यहां से स्टार्ट करें और क्यूआरएस के स्टार्ट तक देखें। अगर वो 5 स्मॉल बॉक्सेस है तो इट मींस दिस इज अ नॉर्मल ईसीजी। अगर वो मोर देन 5 स्मॉल बॉक्सेस आपका पीआर इंटरवल होता है, इट मींस देयर इज अ फर्स्ट डिग्री ऑफ हार्ड ब्लॉक। तो ये आप लोग कोई भी एबनॉर्मल ईसीजी निकाल के देख सकते हैं। सो द राइट आंसर इज डेल्टा। तो आप इसमें से एक एमसीक्यूज में से इतनी इंफॉर्मेशन इंटरप्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एरिथमिया इंक्रीज द रिस्क ऑफ द स्ट्रोक। सो कौन सा एरिथमिया रिस्क ऑफ स्ट्रोक इंक्रीज करता है? तो सबसे पहला ऑप्शन ही एट्रियल फिब्रिलेशन, और एट्रियल फिब्रिलेशन ही इंक्रीज करता है। उसकी रीजन क्या होती है? जब एट्रियल फिब्रिलेशन होती है तो एट्रिया पंप नहीं कर पाता है, एंड एट्रिया में आपको पता है एट्रिया एक्ट एज अ प्राइमर पंप। अगर एट्रिया पंप नहीं करेगा, ऑल्दो एट्रिया ने ऑलमोस्ट 20% ब्लड वेंट्रिकल में पंप करना होता है, बट अगर एट्रिया आप लोगों का पंप नहीं करेगा तो क्या होगा? ब्लड एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। जहां पे ब्लड एक्यूमुलेट स्टार्ट होता है तो ब्लड क्लोटिंग इंक्रीज होती है। जब ब्लड क्लोटिंग इंक्रीज होगी तो क्या होगा? ब्लड क्लोट बनेगा, वो आपके हार्ट की किसी आर्टरी में जाके मायोकार्डियल इंफार्क्शन करवा सकता है, वो आपके ब्रेन में जा सकता है, ब्रेन में जाके वो स्ट्रोक करवा सकता है। तो एट्रियल फिब्रिलेशन के ट्रीटमेंट में एक चीज याद रखिएगा, एक तो एट्रियल फिब्रिलेशन को ट्रीट करते हैं, और हमेशा आप लोग देखते होंगे, सुना भी होगा कि हार्ट के पेशेंट खून पतला करने वाली दवाई देते हैं। तो बेसिकली द रीजन फॉर गिविंग एंटीप्लेटिलेट ड्रग इज कि हम उसको स्ट्रोक से बचा सके। तो एट्रियल फिब्रिलेशन इज अ फिनोमेना जिसमें सबसे ज्यादा हमारे पास चांसेस होते हैं कि ब्लड क्लॉट की वजह से स्ट्रोक हो। और एट्रियल फिब्रिलेशन ही क्यों डिस्कस किया गया? बिकॉज एट्रियल फिब्रिलेशन सबसे ज्यादा कॉमन एरिथमिया है। सो मोस्ट कॉमन एरिथमिया अगर आपसे कोई पूछे देन इट इज एट्रियल फिब्रिलेशन। सो दैट्स व्हाई इसका ये आंसर था। अगर यहाँ पे वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया की जगह वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होता तब भी ये चीज सही हो सकती थी, बट वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन जब होती है तो ब्लड पंप ही नहीं हो पा रहा होता, तो इट माइट लीड टू डेथ। तो दैट्स व्हाई एट्रियल फिब्रिलेशन इज द बेस्ट आंसर हियर। नेक्स्ट एमसीक्यूज। सो जब भी इतना बड़ा एमसीक्यूज देखें ना, उसमें हर चीज को देखा करें, उस पर गौर किया करें कि उसमें से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है। ये यूजुअली एक एमसीक्यूज होता है, बट इसमें आप लोग बहुत सी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। A 54-year-old man come to the physician because of episode of fainting for last 3 months. फेंटिंग यानी उसके ब्रेन को प्रॉपर ब्लड नहीं मिल रहा। आपको ये पॉइंट पता लगा? He also has the difficulty in performing daily tasks because he is easily fatigued. यानी उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट भी पूरी नहीं हो रही सही तरह से। He had a myocardial infarction 12 years ago. तो उसको यानी हार्ट प्रॉब्लम भी है। His pulse is 40 minute, respiration is 18 मिनट। आप लोगों का पल्स से पहले कंसर्न होना चाहिए, तो पल्स है 40 मिनट्स पर सेकेंड, इस मींस इसका हार्ट 40 टाइम्स पंप कर रहा है। ब्लड प्रेशर नॉर्मल। फिजिकल एग्जामिनेशन शो एविडेंस ऑफ अ कैनन ए वेव। तो कैनन ए वेव की मैं आपको रीजन बताऊंगा, इधर आप लोग देखेंगे आगे एक एमसीक्यूज और आना है। एन ईसीजी पी वेव इज 19, जबकि आप लोगों ने देखा है कि जितनी पी वेव हो उतनी क्यूआरएस इंटरवल नॉर्मली होते हैं, बट इसमें क्या हो रहा है, इसकी पी वेव तो 90 है, बट इसके जो क्यूआरएस इंटरवल है या जो पंपिंग जो पल्स आ रही है वो 40 आ रही है। तो इसका क्या मतलब है कि इसके एट्रिया और वेंट्रिकल में जो कनेक्शन था, जो कंडक्टिंग सिस्टम था, वो खराब हो चुका है। तो वो कौन सा डिग्री हार्ट ब्लॉक होगा? तो आप लोग के जहन में सबसे पहले आना चाहिए थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक, बिकॉज थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में पी वेव और क्यूआरएस इंटरवल का आपस में कोई रिलेशन नहीं रहता। पी वेव प्रेजेंट होती है बट उसका कोई और रिदम होता है, क्यूआरएस का कोई और रिदम होता है। तो इसका राइट आंसर था थर्ड डिग्री ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक। तो फर्स्ट डिग्री ब्लॉक होता तो आपका पी आर इंटरवल इंक्रीज हुआ होता, पी वेव और क्यूआरएस इंटरवल दोनों इक्वल होते। फिर राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, ये डिफरेंट कंडीशन आ जाती है। सेकंड डिग्री टाइप 1 होता तो पी आर इंटरवल हर वो जब फर्स्ट सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक एमसीक्यूज आएगा टाइप 1 का, तो वो आपको बताएगा कि हर बीट के बाद पी आर इंटरवल इंक्रीज कर रहा है और एट द एंड एक क्यू आर एस इंटरवल मिस कर गया है
और उसके बाद फिर से पी आर इंटरवल नॉर्मल हो गया। तो ये सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक टाइप 1 होती है। और टाइप 2 में क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपकी 5 पी वेव आ रही है और 5 क्यू आर एस आ रही है, उसके बाद एक क्यू आर एस मिस हो जाता है, यानी 6 पी वेव और उसके बाद एक क्यू आर एस मिस हो गया। तो ये होता है सेकेंड डिग्री टाइप 2 हार्ट ब्लॉक। और थर्ड डिग्री में क्या होता है, पी वेव और क्यू आर एस का बिल्कुल कोई रिलेशन नहीं होता। तो कभी भी ऐसे एमसीक्यूज आए तो ये आप लोगों ने देखना है, अगर पी वेव और पल्स रेट में डिफरेंस है तो उसका आंसर होता है थर्ड डिग्री ऑफ हार्ट ब्लॉक। Which of the following is not affected by the preload in the heart muscle? So सबसे पहले हमें पता होना चाहिए what is preload। जब तक आपको प्रीलोड और आफ्टर लोड का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, जब तक आपको इन डेफिनेशंस का नहीं पता होगा, आप कभी भी आंसर नहीं लगा सकते। तो सबसे पहले तो हम थोड़ी सी डेफिनेशन जल्दी से देख लेते हैं। प्री लोड होता है कि कितना ब्लड हार्ट में आ गया है जिसको हार्ट ने पंप करना है। तो बेसिकली एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम को भी हम प्री लोड कह सकते हैं। अब क्या चीज इफेक्ट नहीं होगी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इफेक्टेड बाय द प्री लोड। अगर हमारे पास प्री लोड ज्यादा हो गया है, इसका मतलब है हार्ट में ब्लड ज्यादा आया है। जब हार्ट में ब्लड ज्यादा आया तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम उसका ज्यादा है, क्योंकि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम मीन डायस्टोली आपको पता है रिलैक्सेशन। व्हेन द हार्ट रिलैक्स ब्लड उसमें आएगा, एंड व्हेन ब्लड कम्स इन इट, तो वो जो वॉल्यूम होता है रिलैक्सेशन फेज में हार्ट का, वो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होता है। तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इसमें क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। Whenever the end diastolic volume is increased, तो फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म एक्ट करेगा। फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म क्या था कि जितना ज्यादा हार्ट मसल स्ट्रेच हो गए वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अगर फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है तो हार्ट विल कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रॉन्गली, और एज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन जो स्ट्रोक वॉल्यूम होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ। जब स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो ऑब्वियसली इजेक्शन फ्रैक्शन भी इंक्रीज हुआ, और ये जो तीनों चीजें ये इंक्रीज हुई तो कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज हुई। क्योंकि कार्डियक आउटपुट आप लोगों को क्या होता है, उसमें आपका स्ट्रोक वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा होता है, तो आपका कार्डियक आउटपुट भी ज्यादा हो गया। तो इसमें फर्क किस चीज पे नहीं आया, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम आपका सेम रहेगा। उसकी क्या रीजन होती है, जब एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम फॉर एग्जांपल आपका था 120 एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, आपका स्ट्रोक वॉल्यूम था 70, तो आपका एंड सिस्टली वॉल्यूम कितना होता है, एंड डायस्टली माइनस स्ट्रोक वॉल्यूम, तो ये 50 होगा। अब इस कंडीशन में फॉर एग्जांपल आपके पास क्या हो गया, आपके पास एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, अब वो हो गया 150। अब जब वो ज्यादा हुआ तो फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म की वजह से इजेक्शन फ्रैक्शन भी ज्यादा हो गया और स्ट्रोक वॉल्यूम भी ज्यादा हो गया। फॉर एग्जांपल स्ट्रोक वॉल्यूम हो गया 100, तो अब भी एंड सिस्टली वॉल्यूम कितना होगा, 50। तो इस पे आप लोग देख सकते हैं कोई फर्क नहीं आता। मेनली जो अगर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ज्यादा होता है तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी ज्यादा होगा, इजेक्शन फ्रैक्शन भी ज्यादा होगा, कार्डियक आउटपुट भी ज्यादा होगा, बट एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम सेम रहेगा इन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एबनॉर्मल कंडीशंस। A 30-year-old female patient electrocardiogram showed 2 P wave preceding each QRS। जब आ जाए preceding each QRS, जब भी preceding का वर्ड आ जाए तो याद रखिएगा थर्ड डिग्री ऑफ हार्ट ब्लॉक नहीं है। अगर थर्ड डिग्री ऑफ हार्ट ब्लॉक हो तो कभी भी ये वर्ड नहीं आएगा। अगर ये वर्ड आ जाता है इट मींस इट इज फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक और सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक, थर्ड डिग्री नहीं है। अब इसमें आप लोग देख सकते हैं दो आंसर थोड़ा सा लग रहा होता है कि कौन हो सकते हैं, या आप लोग को बीटा लग रहा होगा या आप लोग को डेल्टा लग रहा होगा। सो द राइट आंसर इज डेल्टा, बिकॉज अगर डिक्रीज फायरिंग होती है हमारे पास ऑफ द पेस मेकर तो क्या होगा, नंबर ऑफ पी वेव्स भी डिक्रीज करेगी, नंबर ऑफ क्यूआरएस भी डिक्रीज करेंगे। बट इस सिचुएशन में इन्होंने क्या कहा होगा वो मैं आपको ईसीजी बना के दिखाता हूँ। उन्होंने इस सिचुएशन में कहा कि एक पी वेव आई, फिर एक और पी वेव आई, फिर उसके बाद क्यूआरएस आया। तो ये क्या कंडीशन होगी, इसमें क्या हुआ कि एवी नोडल डिले ज्यादा हुआ है, क्योंकि पी वेव तो आ रही है बट पी वेव ने पास कहां से करना था, एवी नोड से पास करके वेंट्रिकल में जाना था, और एज अ रिजल्ट आपके पास क्यूआरएस इंटरवल आना था, बट वो वेंट्रिकल में नहीं गई। इट मींस आपके पास एवी नोड में ब्लॉकेड है। तो इसमें क्या होगा, डिक्रीज कंडक्शन थ्रू द एवी नोड, यानी आपके एवी नोडल ब्लॉक है। और ये फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक भी नहीं है, दिस इज अ सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक, क्योंकि अगर फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक होता
तो उसमें पी वेव और क्यू आर एस इंटरवल इक्वल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर पी वेव 50 है तो क्यू आर एस भी 50 होता है, बट इसमें क्या हो रहा है, इसमें सिचुएशन डिफरेंट है। तो दिस इज अ सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक। अब ये इसमें कंफर्म नहीं है कि ये टाइप 1 होगा या टाइप 2, उसके लिए आपको फर्दर इंफॉर्मेशन एमसीक्यूज में होनी चाहिए। सो द नेक्स्ट एमसीक्यूज, तो ये एमसीक्यूज बहुत कॉमन सेंस वाला एमसीक्यूज था। इसमें क्या था कि अ 30-year-old मैन हैज एन इजेक्शन फ्रैक्शन ऑफ 0.25 यानी 25%, और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम दिया हुआ है विच इज 150, और उन्होंने पूछा हुआ है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम हमेशा ज्यादा होता है। फॉर एग्जांपल बिकॉज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है, व्हेन द हार्ट रिलैक्स, जब हार्ट में ब्लड आ रहा होता है, और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम हमेशा ज्यादा होगा। अब इन ऑप्शंस में आपको इसमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं। इन ऑप्शंस में देखें कि ये जो तीन ऑप्शंस है ये तीनों 150 से कम है, तो ये तो इम्पॉसिबल है। तो सिंपल आंसर है 200, और इसका स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होगा 25, 0.25 अगर आप देखिए इजेक्शन फ्रैक्शन, यानी 200 ml में से 50 ml निकल रहा है, तो इसका स्ट्रोक वॉल्यूम कितना हुआ आपके पास 50 ml इसका स्ट्रोक वॉल्यूम है। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम को स्ट्रोक वॉल्यूम से माइनस करें तो एज अ रिजल्ट एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी। तो ये बहुत कॉमन सेंस का एमसीक्यू था। नेक्स्ट एमसीक्यूज, a 60-year-old man has an ECG that he has an RR interval of 1.5 second at rest. 1.5 सेकेंड का मतलब ये है कि इसका हार्ट रेट तो बहुत ज्यादा कम होगा। फॉर एग्जांपल इसको आप 60 को 1.5 सेकेंड से अगर डिवाइड करते हैं तो इसका हार्ट रेट ऑलमोस्ट 40 बीट्स पर मिनट है। इट मींस ही इज इन ब्रेडिकार्डिया। तो अल्फा ऑप्शन है फीवर। जब भी फीवर होगा हार्ट रेट इंक्रीज करेगा, बिकॉज जब फीवर होता है आवर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीजेस। व्हेन द बॉडी टेम्परेचर इंक्रीजेस द परमेबिलिटी ऑफ आयंस इंक्रीजेस, एंड व्हेन द परमेबिलिटी ऑफ आयन इंक्रीजेस इट मींस जो हमारे पास जो SA नोट की फायरिंग रेट होता है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो हार्ट रेट इसलिए ज्यादा होता है फीवर में। ही हैज नॉर्मल हार्ट रेट, नो 60 से कम है इट मींस ब्रेडिकार्डिया। He has decreased parasympathetic, no, पैरासिम्पैथेटिक का फंक्शन होता है हार्ट रेट डिक्रीज करना, तो ये डिक्रीज्ड पैरासिम्पैथेटिक हार्ट रेट को इंक्रीज करेगी, तो ये भी गलत है। ही इज अ ट्रेन्ड एथलीट, यस, बिकॉज ट्रेन्ड एथलीट्स में ब्रेडिकार्डिया होता है। पूछा जाता है कि उनमें ब्रेडिकार्डिया क्यों होता है। द रीजन इज जो ट्रेन्ड एथलीट्स होते हैं उन्होंने डेली बहुत ज्यादा हैवी एक्टिविटी करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन इज अ मैराथन रेसर, तो उसने जब इतनी लॉन्ग रेसेस भागनी है, फॉर एग्जाम्पल 5 किलोमीटर रेस, तो उसके हार्ट बीट तो बहुत ज्यादा जाएगी। नॉर्मली आप भागते हो तो आप देखते हो कि आप अगर बहुत देर बाद कभी एक्सरसाइज कर रहे हो आपका हार्ट एकदम बहुत ज्यादा स्पीड अप हो जाता है। बट जो एथलीट्स होते हैं वो नॉर्मल डेली एक्टिविटी होती है उनकी। तो डेली क्या होता है, जब उनका हार्ट रेट ज्यादा होता है इनिशियली, तो उनके बैरो रिसेप्टर फील करते हैं कि मेरा ब्लड प्रेशर ज्यादा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ये कैरोटिड बॉडीज है, यहाँ पे ब्लड प्रेशर ज्यादा फील हो रहा है, तो वो क्या करते हैं पैरासिम्पैथेटिक डिस्चार्ज भेजते हैं हार्ट को, और बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स की वजह से हार्ट रेट डिक्रीज करते हैं। अब ये डेली उसके साथ होता है। नाउ उस हिज हार्ट विल अडेप्ट, उसका हार्ट अडेप्ट कर जाएगा कि मुझे स्लो रहना है ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशंस, ड्यूरिंग रेस्ट कंडीशन। फिर जब वो किसी एक्सरसाइज करेगा, जब वो कोई रेस में जाएगा, तो उसका हार्ट रेट सिर्फ मॉडरेटली इंक्रीज होगा, बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा। उससे उसको क्या फायदा होगा, वो जल्दी थकेगा नहीं। तो उससे क्या होता है, तो दैट्स वाई यही उनमें करेक्टरिस्टिक होता है, वो थकते नहीं है, क्योंकि उनका हार्ट नॉर्मली ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन में होता है। और जब वो रेस में जाएंगे तब वो नॉर्मल कंडीशंस में आ जाएगा। उनका कार्डियक आउटपुट ज्यादा होता है, कार्डियक आउटपुट एथलीट्स का ज्यादा होता है, ये बात याद रखनी है। तो ये रीजन होती है उनके ब्रेडिकार्डिया की। तो दिस इज अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन इन केस ऑफ एथलीट्स। तो ये एमसीक्यूज में से 5 एमसीक्यूज आ सकते हैं। इन्होंने पूछा है एपिकार्डियल सरफेस तक जाने में कितना टाइम लगता है, तो इसका राइट आंसर तो 0.22 सेकेंड है। बट ये किस तरह है, अब मैं आप लोगों को वन बाय वन बताता हूँ। सबसे पहले आपको कंडक्टिंग सिस्टम पता होना चाहिए वो किस तरह है। आपके कंडक्टिंग सिस्टम ऐसे नोड है, उसके बाद इंटरनोडल पाथवे, आफ्टर दिस एवी नोड, एवी नोड के बाद आपके पास आता है बंडल ऑफ फेस, राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच। नाउ दीज आर द परकंजे फाइबर्स। अब आपको डिलेस पता होनी चाहिए कि किधर कितना डिले होता है। दिस इज द इंटरनोडल पाथवे, इधर डिले होता है 0.03 सेकेंड का।
तो आप लोगों से पूछ सकते हैं एसए नोड से एवी नोड तक कितना डिले होता है, इंटरनोडल पाथवे में कितना डिले होता है। इट्स एन एमसीक्यू 0.03 सेकेंड। फिर आ जाते हैं एवी नोड के अंदर डिले कितना होता है 0.09 सेकेंड। तो इंटरनोडल पाथवे और एवी नोड का डिले मिला के कितना होता है 0.12 सेकेंड। नाउ कम टू द बंडल ऑफ हिस्स। बंडल ऑफ हिस्स में जब आते हैं तो डिले होता है 0.04 सेकेंड का। अब इन तीनों को आपस में कंबाइन करेंगे तो हमारे पास बनेगा 0.16 सेकेंड। ये सारे एमसीक्यूज है, ये पूछे जाते हैं और इसकी रीजन पूछी जाती है कि इसमें इतना डिले क्यों आ रहा है। बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ गैप जंक्शंस कम होते हैं, दैट्स व्हाई कंडक्टेंस थोड़ी सी स्लो होती है। और इसका एडवांटेज क्या होता है, इसका ये एडवांटेज होता है कि पहले आपके एट्रिया ताकि पहले कॉन्ट्रैक्ट करें, वेंट्रिकल बाद में कॉन्ट्रैक्ट करें। जब एट्रिया पहले कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो वेंट्रिकल्स को ब्लड से फिल कर देंगे, देन वेंट्रिकल विल कॉन्ट्रैक्ट एंड पंप द ब्लड इनटू द बॉडी। सो इसका ये एडवांटेज है, तो हमें ये थोड़ा सा डिले लाजमी चाहिए होता है। फिर उसके बाद जो आता है राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस और उसके बाद परकंजे फाइबर। आपके हार्ट की दो सरफेसेस होती है, एक इनर सरफेस विच इज एंडोकार्डियम एंड द आउटर सरफेस विच इज एपिकार्डियल सरफेस। तो अब इधर से लेके एपिकार्डियल सरफेस तक जाने में फर्दर 0.06 सेकेंड लगते हैं। तो अब इन सबको अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास सम आता है 0.22 सेकेंड। सो द आंसर टू दिस एमसीक्यू इज 0.22 सेकेंड, दैट्स व्हाई। तो इसकी ये रीजन थी। Next is a 50-year-old man has been fainting spell for about 2 weeks. यानी उसके ब्रेन को ब्लड प्रॉपर नहीं जा रहा है। यानी during the episode his ECG show atrioventricular rate of 20 beats and 100 p wave। अभी आप लोग पीछे भी इसी तरह का पढ़ के आए हैं कि 25 बीट्स उसके पर मिनट आ रही है, बट उसकी पी वेव 100 है। यानी पी वेव और QRS में कोई भी सिंक्रो नहीं है। After about 30 seconds of the fainting, normal sinus rhythm reoccurs। अच्छा, जब फेंटिंग का जिक्र आ जाए और उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन हो, थर्ड डिग्री ऑफ हार्ट ब्लॉक एंड स्ट्रोक एडम सिंड्रोम, तो यू विल प्रेफर स्ट्रोक एडम सिंड्रोम बिकॉज जो फेंटिंग का फिनोमेना होता है इट रेफर्स टू द स्ट्रोक एडम सिंड्रोम। इसमें उसका हुआ थर्ड हार्ट ब्लॉक ही हुआ है, बट वो बाद में नॉर्मल साइनस रिदम पे आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि इसका एवी नोड जो एसए नोड है वो बाद में फंक्शनल हो गया है और इसके बाद उसका एवी नोड भी साइनस रिदम में फंक्शनल हो गया, तो ही वो साइनस रिदम इसको कह रहे हैं। तो इसका मतलब है थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक इज नॉट अ गुड आंसर इन दिस केस, स्ट्रोक एडम सिंड्रोम इज द बेस्ट आंसर इन दिस केस। तो ये इस एमसीक्यू की इंफॉर्मेशन से आप लोग अंदाजा लगाएंगे कि उसने क्या कहा हुआ है। अगर उसको थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक होता तो वो कभी भी नॉर्मल वापस अपनी पिछली स्टेट में नहीं आता। So the next MCQ is which condition at the SA node will cause heart rate to decrease? So किस कंडीशन में हार्ट रेट डिक्रीज होता है? हार्ट रेट हमेशा तब डिक्रीज होगा जब हाइपर पोलराइजेशन होगी। आपको सारे इन सब के फंक्शंस आने चाहिए तो आप लोग इसको प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो मैं आपको इसकी रीजन बता देता हूँ हार्ट रेट कैसे डिक्रीज होगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सेल, इसका आंसर होगा इंक्रीज पोटाशियम परमेबिलिटी। अब इसका आंसर कैसे होगा, पोटाशियम सेल के अंदर ज्यादा होता है। सो अब क्या होता है, सेल का अंदर यूजुअली नेगेटिव होता है। अगर पोटाशियम की परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है इट मींस पोटाशियम सेल से बाहर जा रहा है, and you know potassium has positive charge, so when positive charge move out of the cell, so the inner side of the cell become more negative. So when the inside of the cell become more negative it means the cell is hyperpolarizing. जब सेल हाइपरपोलराइज हो जाता है इट इज डिफिकल्ट टू जनरेट द इम्पल्स। अगर सेल हाइपरपोलराइज हो गया तो एसए नोड का फायरिंग रेट डिक्रीज हो जाएगा, एंड व्हेन एसए नोड फायरिंग रेट विल डिक्रीज एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, पोटाशियम जब फायरिंग रेट डिक्रीज हो जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा। सो द राइट आंसर इज पोटाशियम परमेबिलिटी। तो याद रखना है हाइपरपोलराइजेशन भी होता तब भी आंसर हो सकता था, या पैरासिम्पैथेटिक डिस्चार्ज होता तब भी आंसर हो सकता था। So next is a person electrocardiogram has no P wave। P wave किस वजह से आती है, जब एसए नोड आपके एट्रिया को डीपोलराइज करता है। तो सबसे पहले तो आपको पी वेव की रीजन पता होनी चाहिए, दैट द रीजन ऑफ पी वेव इज द डीपोलराइजेशन ऑफ योर एट्रिया। इट मींस यू अगर पी वेव नहीं है तो एट्रिया इज नॉट डीपोलराइजिंग। अगर एट्रिया डीपोलराइज नहीं हो रहे इट मींस एसए नोड इज नॉट वर्किंग बट हैज अ नॉर्मल QRS इंटरवल।
अगर नॉर्मल क्यूआरएस इंटरवल है, इसका ये मतलब है कि एवी नोड के आगे जो वेंट्रिकल को वो डीपोलराइज कर रहा है वो नॉर्मल कर रहा है। तो ऐसे नोड के बाद हमारे पास कौन सी ऐसी चीज है जो कि एक्टोपिक पेसमेकर बेस्ट बन सकती है? एवी नोड भी बन सकता है, पेसमेकर बंडल ऑफ फिश भी बन सकता है, परकंजे भी बन सकता है, बट इधर जो की वर्ड है इट्स अ नॉर्मल क्यूआरएस इंटरवल। तो अगर क्यूआरएस इंटरवल नॉर्मल है, इट मींस के उसका जो QRS interval show ventricular depolarization. So if the QRS is normal, it means AV node is the pacemaker now. अगर वो कहता है abnormal QRS तो AV node आंसर नहीं होता। फिर डिपेंड करता अगर बंडल ऑफ फिल्स में से पूछ रहा है या परकंजे फाइबर्स में से पूछ रहा है, तो वो उस कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो आप लोगों ने ये याद रखना है, अगर पी वेव किसी भी जगह पे आप देखते हैं कि एब्सेंट है तो इट मींस एसए नोड इज नॉट वर्किंग। So next MCQ, during which phase of the cardiac cycle is aortic pressure highest? अच्छा, इस MCQs में बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं। वो लोग सोचते हैं कि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा उस टाइम सबसे ज्यादा आपके पास एओर्टिक प्रेशर होना चाहिए, बट दिस इज अ मिसकंसेप्शन। आपने जब भी ग्राफ देखने होते हैं ना, कुछ ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने जब भी कोई ग्राफ देखना होता है, आपने उस ग्राफ में देखना होता है, आप इससे इंफॉर्मेशन का इंटरप्रेट करते हैं। आपका कार्डियक साइकिल का एक ग्राफ आपकी बुक में बना हुआ है, जिसमें आपको सब कुछ लिखा हुआ है, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन। आप उसको गौर से देखें। आप उसको गौर से देखेंगे तो आप लोग देखेंगे जहाँ रिड्यूस वेंट्रिकुलर इजेक्शन है ना, उधर एओर्टिक प्रेशर हाईएस्ट होता है। अब उसकी रीजन होती है, जब आपका एकदम वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड पंप होगा आपके एओर्टा में, ब्लड प्रेशर ज्यादा है। अब क्या होगा, ब्लड पंप होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। आपका पीछे से जो एट्रियल वॉल्व है, एओर्टिक वॉल्व है, वो क्लोज हो गया, ब्लड पंप हो गया। अब आ रहा है रिड्यूस वेंट्रिकल। जब रिड्यूस वेंट्रिकल, इनिशियली तो ब्लड ने आगे को फॉरवर्ड फ्लो हो गया, जब रिड्यूस वेंट्रिकल रिजेक्शन हो रही होती है ना, तो कुछ बैकवर्ड फ्लो भी हो रहा होता है, कुछ फॉरवर्ड फ्लो भी हो रहा होता है। तो ये जब आपस में दोनों फ्लो मिलते हैं, अब फॉर एग्जांपल दिस इज योर एओर्टा, पहले फॉरवर्ड फ्लो हो रहा था, एक हद तक प्रेशर पंप हो रहा था, लग रहा था एओर्टा विल डायलेट और एक प्रेशर लग गया, बट नाउ ब्लड इज पंपिंग एज वेल एज रिगर्जिटेटिंग। पीछे आपका वॉल्व क्लोज है, वो आपके ब्लड को आगे को पुश करेगा जो पीछे आ रहा है। तो ये सारे जब आपस में सम अप हो गए तो एओर्टा में क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। तो इस वजह से जब रिड्यूस वेंट्रिकुलर इजेक्शन होती है तो ये सब कुछ सम अप हो जाता है और एज अ रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, इंक्रीज्ड एओर्टिक प्रेशर। सो दैट्स व्हाई द बेस्ट आंसर इज रिड्यूस वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज, जब एओर्टिक प्रेशर मैक्सिमम होता है। और ये आप लोग अपने बुक के ग्राफ में देख सकते हैं, उधर आपको प्रोमिनेंट नजर भी आएगा। कार्डियक आउटपुट, दिस इज अ वेरी बेसिक एमसीक्यूज, कॉमन एमसीक्यूज। राइट साइड ऑफ हार्ट का और लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट का कार्डियक आउटपुट क्या होना चाहिए? तो आपको पता है कार्डियक आउटपुट सबसे पहले क्या होता है कि कितना ब्लड एक मिनट में बॉडी में पंप हो रहा है, यानी हार्ट रेट मल्टीप्लाई बाय स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू द कार्डियक आउटपुट। सो आपका राइट हार्ट कहाँ पे ब्लड पंप कर रहा है, इनटू योर लंग्स, और आपका लेफ्ट हार्ट किधर पंप कर रहा है, इनटू योर बॉडी। आपकी ब्लड वेसल में ब्लड तो वही है ना, जो हार्ट से बॉडी में पंप हो रहा है वो भी वही ब्लड है, और जो आपके लंग्स में हो रहा है वो भी वही ब्लड है। बट डिफरेंस ये होता है कि लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड जाता है और वहां से ऑक्सीजनेटेड आता है और उसके बाद वो बॉडी में पंप हो जाता है। यानी ये साइकिल जित इक्वल होना चाहिए, मतलब जितना ब्लड आपको एक मिनट में पूरी बॉडी में पंप हो रहा है उतना ही एक मिनट में लंग्स में भी पंप होता है। तो इस वजह से कार्डिक आउटपुट राइट साइड और लेफ्ट साइड की इक्वल होगी। तो इट इज 100%, क्योंकि वही ब्लड ने जो बॉडी से वापस आया था जाना होता है राइट आपके लंग्स में, और जो लंग्स से आया था उन्होंने उसने जाना होता है बॉडी में। सो दिस इज द वेरी कॉमन कॉन्सेप्ट के राइट साइड ऑफ हार्ट का जो कार्डिक आउटपुट होगा वो लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट के इक्वल होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज, व्हेन प्रोपेनोलोल इज एडमिनिस्ट्रेड। अच्छा, ये ड्रग है, ये आप लोगों ने वैसे थर्ड ईयर में पढ़ना है, बट ये कॉन्सेप्ट ऐसा है जो कि आप लोग अभी यूज होगा, थोड़ा सा यूज होगा, जनरल सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। इस पर डिटेल्स आप लोग बेशक ना करें, बट जनरल सा आपको एक बात पता होनी चाहिए, ये याद रख लेना। बाद में आप लोगों ने इसको काफी डिटेल में पढ़ना है कि हार्ट पे हमारे पास बीटा 1 रिसेप्टर्स होते हैं, और बीटा 1 रिसेप्टर का क्या काम होता है, हार्ट रेट को इंक्रीज करना। ये हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं, और अगर हम बीटा 1 को ब्लॉक कर देते हैं तो हमारे पास क्या होता है, हार्ट रेट डिक्रीज हो जाता है।
तो जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, प्रोपेनोलोल इज अ बीटा ब्लॉकर, इसको बेटा ब्लॉकर ना पढ़ लेना, बीटा ब्लॉकर। ये इधर जब आके ब्लॉक करेगा तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, आपका हार्ट रेट डिक्रीज होगा, क्योंकि इधर जब अगर बीटा वन एक्ट करता तो आपका हार्ट रेट इंक्रीज होना था, ये ब्लॉक हो गया, हार्ट रेट डिक्रीज होगा। तो प्रोपेनोलोल बहुत कॉमन मेडिसिन है जो कि ब्लड प्रेशर के लिए भी दी जाती है। तो ये वाली प्रोपेनोलोल आपको पता होना चाहिए इज अ बीटा ब्लॉकर, और इसकी वजह से कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगी, बिकॉज ये हार्ट रेट को डिक्रीज कर देती है। बेसिकली बीटा वन किसके थ्रू एक्ट करता है, बीटा वन हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू एक्ट करता है, और प्रोपेनोलोल क्या कर रहा है, उस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ब्लॉक कर रहा है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का क्या काम था, हार्ट रेट इंक्रीज करवाना, और जब ये उसका एक्शन नहीं होने दे रहा हार्ट पे, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, आपका हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा। इसके साथ मुझे एक और कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। आप लोगों ने एक बात याद रखनी है, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के रिसेप्टर्स होते हैं वो एट्रिया में भी होते हैं, वेंट्रिकल में भी होते हैं, बट जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो होते हैं मेनली, वो आपके एसए नोड और एवी नोड जो स्लाइड से एट्रिया में होते हैं, वो वेंट्रिकल में नहीं होते। पैरासिम्पैथेटिक वेंट्रिकल में नहीं होता, जो सिंपैथेटिक होता है वो आपके एट्रिया में भी होता है, आपके वेंट्रिकल में भी होता है। So the next MCQs, the low resistance pathway between the myocardial that allow for the spread of action potential or other. तो इसका सबसे, ये बहुत कॉमन एमसीक्यूज है, इसकी रीजनिंग में आपको इसके कॉन्सेप्ट के फायदे बताता हूँ। इसका गैप जंक्शन आंसर है। इसका क्या मतलब है, ये सेल्स आपस में सारे कनेक्टेड होते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक घर में रहते हैं, सारे दरवाजे एक रूम दूसरे रूम को कनेक्ट कर रहे हैं, एक रूम दूसरे रूम को। फॉर एग्जांपल ये इसी तरह होता है कि आपका एट्रिया पूरा आपस में कनेक्टेड होता है, इसी तरह आपका वेंट्रिकल आपस में पूरा कनेक्टेड होता है, सारे सेल्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। एक सेल के पास कोई एक्शन पोटेंशियल आता है, वो नेक्स्ट सेल को दे देता है, नेक्स्ट सेल उससे नेक्स्ट सेल को। इसी वजह से आपका हार्ट में सारा एक्शन पोटेंशियल इतना स्पीडीली स्प्रेड करता है कि एक डीपोलराइज होता है वो दूसरे को करता है, दूसरा होता है तीसरे को करता है, वो चौथे को करता है, इस तरह पूरा हार्ट डीपोलराइज हो जाता है। तो ये आपके पास गैप जंक्शन होते हैं। तो ये गैप जंक्शन आपके एवी नोड में कम होंगे, इस वजह से एवी नोडल डिले आता है। अब जितने गैप जंक्शन ज्यादा होंगे वहां पे उतनी स्पीड ज्यादा होगी, और जो गैप जंक्शन होते हैं हमारे मायोकार्डियल सेल्स में वो कम होते हैं एवी नोड में, बाकी जगह पे नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं। So the next MCQs. So a hospitalized patient had an ejection fraction of 0.4, a heart rate of 95 beat per minute, and a cardiac output is 3.5 per minute. तो अब इसका हमने एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बनाना है। यू शुड नो अबाउट व्हाट इज एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। तो आप लोगों से अभी डिस्कस हुआ है कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है, जो कि डायस्टोली के एंड पे होता है, जो रिलैक्सेशन फेज जब हार्ट का होता है उस टाइम होता है। तो इसका आंसर 92 है, और वो किस तरह है वो हम आगे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं। कैलकुलेट द स्ट्रोक वॉल्यूम। सबसे पहले तो हमारे पास जो जो इन्फॉर्मेशन है हमने उससे देखना है। हमारे पास उन्होंने कार्डियक आउटपुट दिया हुआ है, उन्होंने हमें हार्ट रेट भी दिया हुआ है। जब कार्डियक आउटपुट दिया हो, हार्ट रेट दिया हो, तो ये आपके पास कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला होता है। इससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, इससे हम स्ट्रोक वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। हम कार्डियक आउटपुट रखेंगे 3500 ml और हार्ट रेट रखेंगे 95, तो हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम आ गया 36.8 ml। अब हमने क्या फाइंड करना है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, आपका जो इजेक्शन फ्रैक्शन होता है वो इक्वल होता है आपके स्ट्रोक वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम के। आपको उन्होंने एमसीक्यूज में इजेक्शन फ्रैक्शन भी बताया होगा, आपको स्ट्रोक वॉल्यूम भी बताया होगा। आपने ये फॉर्मूला लगाना है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम को एक साइड पे करना है, स्ट्रोक वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इजेक्शन फ्रैक्शन, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इस तरह के एमसीक्यूज आ सकता है, ये प्रूफ में पूछा जा सकता है, और उस टाइम ये आ नहीं रहा होता। तो एमसीक्यूज हमेशा, एक और मैं इधर सजेशन देता हूँ, एमसीक्यूज कभी भी उस बुक से ना करना जहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं दी होती। जिस बुक में एक्सप्लेनेशन दी होती है, जो कि रिकमेंडेड बुक्स होती हैं, फॉर एग्जांपल बीआरएस होगी, गाइटन रिव्यू बुक होगी, गेनोंग होगी, मतलब जहां पे भी एमसीक्यूज की एक्सप्लेनेशन मिलती है हमेशा वहां से एमसीक्यूज एमबीबीएस में सॉल्व करें। जो बाकी एमसीक्यूज बुक्स होती है ना, जिसमें सिर्फ एमसीक्यूज ही एमसीक्यूज होते हैं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, जस्ट आंसर, उसका कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए बेटर होता है कि मुश्किल एमसीक्यूज बेशक कर लें, लेकिन उस बुक से करें जहां पे उसकी एक्सप्लेनेशन दी हो, बिकॉज जहाँ पे एक्सप्लेनेशन होती है वहां से आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट मिलते हैं। आपको पता लगता है कि इस एमसीक्यूज में ये आंसर था तो क्यों था, और ये नहीं था तो क्यों नहीं था।
तो आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए। A volume of the blood each ventricle pump out during a cardiac cycle. वन कार्डियक साइकिल क्या होता है? 1 बीट, यानी जब आपका हार्ट एक बारी पंप करता है तो वो कितना ब्लड पंप करता है, तो वो इक्वल होगा आपके स्ट्रोक वॉल्यूम के। जितना आपका स्ट्रोक वॉल्यूम होता है उतना वॉल्यूम आपका हार्ट एक बारी में पंप करता है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है? 70 ml। ये आप लोग ने बुक में पढ़ा हुआ है। योर एंड diastolic volume is almost 110 to 120 ml and your end systolic volume is almost 50 to 60 ml। तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो आपको स्ट्रोक वॉल्यूम मिलेगा विच इज ऑलमोस्ट 70 ml। आपका जो कार्डियक आउटपुट होती है वो होती है ऑलमोस्ट 5 लीटर। कार्डियक आउटपुट होती है 1 मिनट में हार्ट जितनी बारी पंप करके ब्लड पंप करेगा, तो 5 लीटर। तो आपका नॉर्मली हार्ट हम कहते हैं 72 टाइम्स पंप करता है। तो अगर आप 70 को मल्टीप्लाई करें 72 से, यानी 70 ml वो एक बीट में पंप कर रहा है, तो 72 बीट में वो कितना पंप करेगा? तो ऑलमोस्ट 5 लीटर के राउंड अबाउट आपकी कार्डियक आउटपुट आ जाएगी। तो ये इस तरह लिंक्ड है। Next is bundle of His is made up of. So you should know about the conducting system, which is SA node, then internodal fibers, AV node, bundle of His, right and left bundle branch, then Purkinje fibers. ये आपका conducting system था। एक बात याद रखनी है, योर कंडक्टिंग सिस्टम इज नॉट नर्वस टिश्यू। ये एंड तक आप लोगों को नहीं पता होता। कंडक्टिंग सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम द नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू कुछ और होता है और कंडक्टिंग सिस्टम कुछ और होता है। तो नर्वस टिश्यू आपके नहीं है, तो इसका क्या मतलब है? जो हार्ट का कंडक्टिंग सिस्टम है ना, वो बेसिकली स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ कार्डियोमायोसाइट्स होते हैं। वो भी कार्डियक सेल होते हैं बट थोड़े से स्पेशलाइज्ड होते हैं। तो कंडक्टिंग सिस्टम में ये दो तो चीजें निकल गई, नर्वस टिश्यू नहीं होते। नेक्स्ट आ जाता है मस्कुलर टिश्यू सप्लाई टू द हार्ट। मस्कुलर टिश्यू सप्लाई टू द हार्ट अगर पूरा कंडक्टिंग सिस्टम की बात हो, बट यहाँ पे सिर्फ बंडल ऑफ हिस की बात हो रही है। तो बंडल ऑफ हिस आपके वेंट्रिकल को सप्लाई करते हैं। दैट्स व्हाई द आंसर इज डेल्टा। So the next MCQ is coronary blood flow to the left ventricle increase during. So जब coronary blood flow होता है आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में कब इंक्रीज होगा? आप फॉर एग्जांपल आपका हार्ट में हाइपोक्सिया हो गया। हाइपोक्सिया क्या होता है? डिक्रीज इन ऑक्सीजन। हाइपोक्सिया कब होगा? आपका ब्लड, आपका कौन सी चीज आपके पास ऑक्सीजन लाती है? हमेशा आपका ब्लड ऑक्सीजन लाता है। तो यानी वहां पे उस एरिया में हार्ट के ब्लड कम जा रहा है। अब हार्ट ने क्या करना है? वहां पे ब्लड ज्यादा भेजना है ताकि उसके हाइपोक्सिया को डील कर सके। तो उसके हाइपोक्सिया को वो किस तरह डील करेगा? वहां पे ब्लड ज्यादा भेजेगा। वहां पे जब ब्लड ज्यादा जाएगा तो ज्यादा ऑक्सीजन जाएगी और हाइपोक्सिया ट्रीट होगा। और मायोकार्डियल हाइपोक्सिया कैन लीड टू द डेथ ऑफ द सेल बिकॉज O2 is required for the proper functioning. It is required for the functioning of your mitochondria. It is required for the aerobic respiration. अगर ये सब कुछ बंद हो जाएगा तो आपका हार्ट डैमेज हो जाएगा। और अगर आपका हार्ट एक बार डैमेज हो जाता है इट इज इरिवर्सिबल इन मोस्ट ऑफ द केसेस। और अगर आपका हार्ट डैमेज हो गया, मायोकार्डियल इन्फॉक्शन हो गया, तो आपको पता है कि ये पूरी जिंदगी का फिर खतरा बन जाता है। इट कैन लीड टू डेथ एज वेल। तो मायोकार्डियल हाइपोक्सिया जब होता है तो आपके पास क्या होता है? ब्लड फ्लो वहां पे ज्यादा होता है ताकि वहां की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट पूरी की जा सके। So the next MCQ is which of the following is incorrect concerning a patient with a ventricular tachycardia? Ventricular tachycardia के बारे में इनकरेक्ट क्या होगा? सबसे पहले तो टैकीकार्डिया पता होना चाहिए क्या होता है। अगर हार्ट बीट 100 से ज्यादा हो जाए तो टैकीकार्डिया कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज इट अकर्स व्हेन द हार्ट रेट ड्रॉप्स टू डेंजरसली लो लेवल। इसका मतलब है कि हार्ट रेट लो हो रहा है, जबकि टैकीकार्डिया होता है हार्ट रेट हाई होना। तो ये इनकरेक्ट इन्होंने हमसे पूछा, तो पहली स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट है। कभी भी ऐसे एमसीक्यूज देखें, ये तो इनकरेक्ट हो गया, तो ये इसका आंसर है। कभी भी ऐसे एमसीक्यूज देखें, इसमें से आपको 3 एमसीक्यूज की इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये तीनों क्वेश्चन, ये जो तीनों ऑप्शन है, ये आपके लिए नेक्स्ट एमसीक्यूज की इंफॉर्मेशन है। फॉर एग्जांपल, यानी वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में क्या क्या होता है? वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में कार्डियक आउटपुट कैन फॉल टू द डेंजरस लेवल। हाँ, ये हो सकता है, क्योंकि वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होगा, इट कैन लीड टू वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। और अगर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो गई तो क्या होगा? हार्ट को, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में क्या हो रहा है? आपके हार्ट में ब्लड आई जा रहा है, बट हार्ट ने अब ब्लड पंप भी तो करना है ना। अगर हार्ट में ब्लड आई जाएगा, हार्ट ब्लड पंप करेगा ही नहीं, प्रॉपरली कर ही नहीं पा रहा होगा, तो क्या होगा? आपकी कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगी। आर्टीरियल ब्लड प्रेशर फॉल टू डेंजरसली, बिकॉज अगर हार्ट प्रॉपरली पंप नहीं कर पा रहा क्योंकि
जब हार्ट रेट इतना ज़्यादा हो जाता है तो ब्लड प्रॉपरली पंप नहीं होता। जब ब्लड प्रॉपरली पंप नहीं होगा तो ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, क्योंकि जब ब्लड ही पंप नहीं हो रहा तो ब्लड प्रेशर कहाँ से आएगा। इट इन्वॉल्व्स इम्पेयर्ड वेंट्रिकुलर फिलिंग। यस, वेंट्रिकुलर फिलिंग इम्पेयर हो जाएगी, क्योंकि जब वेंट्रिकल बहुत ज़्यादा तेज़ी से पंप हो रहा है तो उसको टाइम ही नहीं मिल रहा कि मेरे पास ब्लड आए। So just consider the condition. For example, this is your heart and now it is pumping too rapidly. It is almost pumping 180 times per minute. यानी वो 0.3 सेकंड में एक बारी पंप कर रहा है। तो आप खुद जज करें कि वो प्रॉपरली फिल हो सकता है। नो, वो कभी भी प्रॉपरली फिल हो नहीं सकता। वो प्रॉपरली पंप भी नहीं कर सकता, क्योंकि जब वो फिल ही नहीं होगा तो वो पंप क्या करेगा। तो ये सारी चीजें आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं। नेक्स्ट इज द कैनन साउंड। तो मैंने आप लोगों को कहा था मैं कैनन साउंड बताता हूँ। तो कैनन साउंड क्या होती है, ये अगर आपका जो होता है ना राइट एट्रिया है, ये आपका राइट वेंट्रिकल है, ये आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व है। अगर आपका वेंट्रिकल और एट्रिया में रिदम खत्म हो गया, आपका एट्रिया बहुत सही तरह से अगर पंपिंग नहीं हो रही, तो क्या होता है, ट्राइकस्पिड फॉर एग्जांपल क्लोज है, एट्रिया पंप कर देता है। व्हेन एट्रिया पंप, ट्राइकस्पिड क्लोज है, तो ट्राइकस्पिड इसका बैक फ्लो करेगा। अब इसका जब बैक फ्लो होगा तो पीछे ब्लड बैकवर्ड पंप होगा। जब बैकवर्ड पंप होगा तो जुगुलर वेन से होके सुपीरियर वेना केवा से हार्ट में आ रहा होता है ब्लड। तो क्या होगा, जुगुलर वीनस प्रेशर होता है वो इंक्रीज कर जाएगा। अब ये ब्लड, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ये आपका ब्रेन है, ये आपकी फॉर एग्जांपल अपर लिम्ब है, इधर से ब्लड आ रहा है, ये आता है जुगुलर वेन में, आता है जुगुलर वेन से आता है इंफीरियर वेना केवा में, उसके बाद आता है राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से जाता है राइट वेंट्रिकल में। अब वो ब्लड आ रहा है ऊपर से। अब आपका राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान जो वॉल था वो क्लोज है। राइट एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया, ब्लड बैक फ्लो हुआ, ब्लड बैक फ्लो होके यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, आपके ब्रेन में गया। तो क्या ये करेगा, आपका जुगुलर वीनस प्रेशर इंक्रीज करेगा। आपके ब्रेन में अगर ये बैक फ्लो कर रहा है, वहां पे ब्लड प्रेशर इंक्रीज करेगा, आपका ब्रेन में आपको हेडेक होगा। तो ये सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होगी। तो क्या हो रहा है इसमें, ये कब आती है, ये वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में आती है। तो अभी मैं पीछे बता के हटा हूँ कि वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में क्या हो रहा है, ना प्रॉपर फिलिंग हो पा रही है, ना प्रॉपर पंपिंग हो पा रही है। तो जब प्रॉपर फिलिंग और जब प्रॉपर पंपिंग नहीं हो रही होती, तो यूजुअली एट्रिया जब पंप करता है तो समटाइम्स होता है कि आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज हो। तो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया की कंडीशन में ये चीज कॉमन होती है। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में भी हो सकता है, टैकीकार्डिया में फॉर एग्जांपल वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन तो हम जब बहुत ज्यादा बीट हो जाए, फॉर एग्जांपल 180 है, अगर इसमें सिंक्रोनसिटी थी वो लॉस हो जाती है, तो क्या होगा, एट्रिया पंप करेगा बट उस टाइम ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज है, तो ये बैक फ्लो कर देगा। एज अ रिजल्ट आपको पता है फिर आपका जुगुलर वेनस प्रेशर भी इंक्रीज होगा, आपका ब्रेन का प्रेशर भी इंक्रीज होगा, तो पेन स्टार्ट हो जाएगी। Now, the P wave is small or absent in. The right answer is hyperkalemia, and why is it so? तो मैं इसके रीजन बताता हूँ। हाइपरकैलीमिया होगी, मैंने आपको पीछे भी बताया है, इफ हाइपरकैलीमिया अकर्स इट मींस सेल के अंदर पोटाशियम, जब हाइपरकैलीमिया होती है ना, क्या होता है, सेल के बाहर पोटाशियम ज्यादा हो जाएगा। अब जब सेल के बाहर पोटाशियम ज्यादा हो जाता है ना, तो यूजुअली सेल अपने जो डीपोलराइजेशन होती है उसकी जो उसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो डिक्रीज कर जाता है। तो जब इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, तो एज ए रिजल्ट क्या होता है, जो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन हो रही होती है, फॉर एग्जांपल जो एट्रियल डीपोलराइजेशन होती है, एट्रियल डीपोलराइजेशन स्लो हो जाती है। जब एट्रियल डीपोलराइजेशन स्लो हो जाती है, तो एट्रियल डीपोलराइजेशन आपकी पी वेव शो कर रही होती है। तो हाइपरकैलीमिया जब सीवियर होता है, तो उस केस में आपकी जो एट्रियल डीपोलराइजेशन की वेव होती है वो इस तरह हो जाती है, समटाइम फ्लैट भी हो जाती है। इस ज्यादातर जो हाइपरकैलीमिया होता है वो कार्डियोटॉक्सिसिटी करवा देता है। कार्डियोटॉक्सिसिटी की वजह से आपकी जो पी वेव होती है वो फ्लैट की तरफ जा रही होती है, और जो आपकी टी वेव हो रही होती है वो पीक हो रही होती है। तो अगर आपके पास पीक टी वेव है और आप स्लाइड जो फ्लैटेंड पी वेव देख रहे हैं, तो देयर इज अ चांस के हाइपरकैलीमिया हो गया। तो ये दो तीन इसके पॉइंट है कि आपकी फॉर एग्जांपल पी वेव फ्लैट हो गया है, फिर क्यू आर एस आ रहा है, फिर उसके बाद आपकी जो टी वेव है वो पीक्ड हो गया। और ये ज्यादातर प्रीकॉर्डियल चेस्ट लीड्स में देखी जाती है, आप लोग आगे कभी पढ़ेंगे। अभी फिलहाल ये आपके थोड़े से ज्यादा लेवल की बात हो जाएगी।
नेक्स्ट इज फ्लैट, स्मॉल और इन्वर्टेड टी वेव। ये आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा एक मिनरल की टॉक्सिसिटी में, और वो मिनरल है पोटाशियम। तो पोटाशियम इतना ज्यादा पढ़ा जाता है, पहले तो मैं पोटाशियम के हिसाब से बताऊंगा, बट इसका आंसर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, फिर मैं इस पे आऊंगा। पोटाशियम में याद रखें, पोटाशियम अगर ज्यादा होता है तो टी वेव पीक्ड हो जाती है, यानी पी वेव इंक्रीज हो जाती है। और अगर पोटाशियम लेवल डिक्रीज हो जाता है तो टी वेव समटाइम्स फ्लैट हो जाती है या समटाइम्स इनवर्स हो जाती है। अब यहाँ पे इन्वर्टेड टी वेव किया है तो हाइपोकैलीमिया हो सकता है, बट यहाँ पे ऑप्शन में आप लोग देखेंगे हाइपोकैलीमिया नहीं है। हाइपर कैलीमिया होता है तो पीक टी वेव होती है। अगर हाइपोकैलीमिया होता तो हाँ आंसर हो सकता था, बट इधर हाइपोकैलीमिया नहीं है, इधर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, जो कि ऑप्शन हो सकता है। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का इन्वर्टेड टी वेव इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक साइन। जो टी वेव होती है वो इन्वर्ट हो जाती है बिकॉज रीपोलराइजेशन डिस्टर्ब हो जाती है। तो आप लोगों ने अगर ईसीजी की मेरी वीडियो देखी है तो आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि जब रीपोलराइजेशन आपकी टी वेव शो कर रही है, अगर रीपोलराइजेशन हमारे पास डिस्टर्ब हो जाएगी तो क्या होगा, टी वेव डिस्टर्ब होगी। अब क्यों डिस्टर्ब होती है? फॉर एग्जांपल आपको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन किसी बंदे को होता है, तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन फॉर एग्जांपल इस एरिया का हुआ है, तो ये एरिया डीपोलराइज स्टेट में रहता है, यानी एक्साइटेबिलिटी की स्टेट में रहता है। तो एक्साइटेबिलिटी की स्टेट में जब रहता है तो हमने जब भी टी वेव आनी होती है ये वेक्टोरियल एनालिसिस के बाद आती है, पूरा वेक्टर्स की समेशन होती है या सब्सट्रैक्शन होती है, उसके बाद ये सारी वेव्स आती है, जो कि मैंने अपने ईसीजी के लेक्चर में बताया हुआ है। तो क्या होता है कि ये आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डीपोलराइजेशन वेव इधर जा रही होती है, दूसरी वेव फॉर एग्जाम्पल रीपोलराइजेशन का थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि ये है रीपोलराइजेशन इस डायरेक्शन में हो रही होती है और उसका जो वेक्टर होता है वो इसी डायरेक्शन में होता है। अब रीपोलराइजेशन तो इस डायरेक्शन में हो रही है। अब फॉर एग्जांपल ये एरिया आपका था, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुई है और ये डीपोलराइज स्टेट में है, ये कंटिन्यूसली इंपल्स भेज रहा है, ये इसके अगेंस्ट इंपल्सेस भेज रहा है। अब ये इंपल्सेस आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट आने लग गई है। अगर एक इंपल्स इधर आ रही है, एक वेक्टर इधर आ रहा है, एक वेक्टर सामने आ रहा है तो दूसरा वेक्टर उसके अगेंस्ट आ रहा है, तो ये आपस में कैंसिल आउट कर देते हैं। जो आप लोगों ने एफएससी में पढ़ा उसकी कोई रीजन थी, उसकी ये रीजन है, यहाँ पे ये अप्लाई होता है। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द वेक्टोरियल एनालिसिस। तो इसकी वजह से क्या हुआ, अगर वेक्टर ही आपस में कैंसिल हो गए तो ऑब्वियसली वेव भी खत्म हो जाएगी। या अगर ऑपोजिट वेक्टर, अगर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बहुत ज्यादा हुई है तो ऑपोजिट वेक्टर डोमिनेट कर जाता है, जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की वजह से होता है। इस वजह से आपकी टी वेव इन्वर्ट हो जाती है। तो जिसने तो वो वीडियो देखी है तो उसको कुछ ना कुछ इसका लाजमी समझ आ गया होगा। नाउ कम्स टू दिस एमसीक्यूज। दिस इज अ वेरी ट्रिकी एमसीक्यूज और इसमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है। पीआर इंटरवल इज शॉर्टेंड इन, इट इज नॉट शॉर्टेंड इन ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया में आपका जो प्रॉपर ये होता है ना, पी क्यू आर एस एंड टी, ये कंबाइंडली अगर शॉर्ट होगा तो होगा, ये नहीं होगा कि जस्ट सिर्फ ये शॉर्ट हो जाए, ये कंबाइंड शॉर्ट होता है। या इसके बाद जो ये रेस्टिंग टाइम होता है ये डिक्रीज होता है। सबसे पहले तो जो ये रेस्टिंग टाइम है वो डिक्रीज होना है, पहली वेव और दूसरी वेव में। ब्रेडिकार्डिया तो इस टाइम में इंक्रीज होना है। तो पीआर इंटरवल हमारे पास कब शॉर्ट होगा? और वैसे भी ब्रेडिकार्डिया में अगर सोचने में आता तो पीआर इंटरवल लॉन्ग होना चाहिए था, बट पहले हमारे पास पीआर इंटरवल पे इफेक्ट नहीं होता। फर्स्ट डिग्री में पीआर इंटरवल आपको पता है इंक्रीज होगा, 0.2 सेकंड से ज्यादा हो जाएगा। मायोकार्डाइटिस अलग चीज है। व्हाट इज वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, इसमें ज्यादा होगा। अब मैं इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा, आप लोगों ने याद रखने हैं। ये एमसीक्यूज है, वाइवा में अगर पूछेंगे आप सुना देंगे तो बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। और ऑब्वियसली अगर इस तरह के क्वेश्चन का आंसर दे दें तो वो डिस्टिंक्शन का भी सोचते हैं। For example, this is your atria and this is your ventricle. I'm not good in making diagrams. So एट्रिया और वेंट्रिकल में आपको पता है एक नॉर्मल कंडक्टिंग सिस्टम है, आप लोग पढ़ते आ रहे हैं अभी। ये एस ए नोड है, ये एवी नोड, इंटरनोडल पाथवे, यहाँ पे एवी नोड होता है। फिर यहाँ पे आपके पास मैंने बताया बंडल ऑफ फेस, राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच, एंड दिस इज परकंजे फाइबर्स। तो ये आप लोगों के पास हो गया नॉर्मल हार्ट। अब क्या होगा, जो वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम होता है उसमें इस कंडक्टिंग सिस्टम के अलावा एक और कंडक्टिंग सिस्टम भी होता है, तो वो यहाँ पे होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है एट्रिया। अब इस एट्रिया से वेंट्रिकल कनेक्ट हो रहा है, वरना आपने याद रखना है कि एट्रिया और वेंट्रिकल को एक सेप्टम अलहदा कर रहा होता है, इसलिए एट्रिया और वेंट्रिकल में कोई कनेक्शन नहीं है। एट्रिया आप इसको इस तरह कंसीडर करें, दो कमरे हैं, दो कमरों के दरमियान में दीवार है, वो सेप्टम है।
वो एक कमरे को दूसरे कमरे से अलग कर रहा है, वो एट्रिया को दूसरे चैम्बर्स यानी वेंट्रिकल से अलग कर रहा है। आपस में क्या जोड़ रहा है, आपके पता है कि दो कमरों के दरमियान एक दरवाजा होता है जो उन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देता है। तो क्या होता है, ये नॉर्मल कंडीशन है कि एक दरवाजा है। जब वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम होता है तो एक और दरवाजा भी होता है, यानी अब उसमें दो दरवाजे हैं। एक तो आ गया ये दरवाजा जो एवी नोड है, एक और दरवाजा भी क्रिएटेड होता है, वो आपस में एट्रिया और वेंट्रिकल को ज्वाइन कर देता है। उधर गैप जंक्शन ज्यादा होते हैं, उधर मतलब कोई भी ये चीज नहीं होती कि वहां पे डिले आएगा, वहां पे कोई डिले नहीं आ रहा होता। उन बंडल को कहते हैं बंडल ऑफ केंट। जैसे यहाँ पे आपने पढ़ा था बंडल ऑफ हिल्स परकंजे फाइबर, इसी तरह जो आपके पास ये एबनॉर्मल कंडीशन है, इसमें क्या होता है, बंडल ऑफ केंट प्रेजेंट होता है जो कि एट्रिया को वेंट्रिकल से ज्वाइन कर रहा होता है। ये एक्स्ट्रा एक्सेसरी पाथवे है, और ये इसको अगर आम अल्फाज में अगर मैं कहूँ कि ये चोर दरवाजा है दो कमरों के दरमियान में। अब क्या होता है इसमें कि आपकी इम्पल्स हमेशा, आपको पता है आप कोई भी काम चाहते हैं तो तेजी से चाहते हैं, आप कभी भी चाहेंगे नहीं कि मेरा काम डिलेड हो। तो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल आपका हार्ट भी इसी तरह का है, एवी नोड ने करना था डिले, अब वो प्रेफर करेगा कि मैं एवी नोड वाले पाथवे की जगह उस पाथवे से जाता हूँ जहाँ पे मुझे डिले ना होना पड़े, यानी मैं बंडल ऑफ केंट के थ्रू एक्सेसरी पाथवे के थ्रू वेंट्रिकल में चला जाता हूँ। तो जब वो बंडल ऑफ केंट के थ्रू एक्सेसरी पाथवे में से जाएगा तो पी आर इंटरवल क्या होता था, आपका एवी नोडल डिले शो कर रहा होता था। अब एवी नोड से वो पास अगर हो ही नहीं रहा तो एवी नोडल डिले भी नहीं होगा। तो जो पी आर इंटरवल होता है वो यूजुअली हमारे पास बहुत शॉर्ट हो जाता है। पी आर इंटरवल में असल में पी वेव भी आ रही होती थी, तो हम ये कंसीडर करेंगे। उसकी ईसीजी ऑलमोस्ट इस तरह की होती है, यहाँ पे डेल्टा वेव प्रेजेंट होती है, फिर इस तरह जाता है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे ऑब्वियसली अच्छी ईसीजी नहीं बन रही, बट डेल्टा वेव होती है, पी आर इंटरवल डिक्रीज हो जाता है। उसकी रीजन मैंने बता दिया, क्योंकि वो एवी नोड से नहीं पास कर रहा होता, वो इसमें से पास कर रहा होता। एक कंडीशन ऐसी है उसमें एवी नोट से भी पास कर सकता है, बट वो फिर नेक्स्ट लेवल की चीज आ जाती है। आपने इतना याद रखना है कि इसको कहते हैं बंडल ऑफ केंट, और यहाँ पे पीआर इंटरवल होगा डिक्रीज, और इसको कहते हैं वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, और ये क्वेश्चन वाइवा में पूछा जाता है। सो द नेक्स्ट एमसीक्यूज एंड द लास्ट एमसीक्यू इज द करंट ऑफ इंजरी। आप लोग आप अपने क्वेश्चंस अपने कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं इसको बस थोड़ा सा बता देता हूँ। व्हाट इज करंट ऑफ इंजरी? करंट ऑफ इंजरी ये होता है कि जो हार्ट का, फॉर एग्जांपल ये हार्ट है, हार्ट का ये हिस्सा डैमेज हो गया। अब जो हार्ट का हिस्सा डैमेज होता है, हमेशा याद रखना वो डीपोलराइज स्टेट में रहना प्रेफर करता है। नॉर्मली आपका हार्ट रेस्ट में रहता है, जब कोई हिस्सा इंजर हो जाता है तो वो डीपोलराइज स्टेट में रहना प्रेफर करने लग जाता है। क्योंकि क्या होता है, जब वो कोई, फॉर एग्जांपल ये सेल है, सेल डैमेज हो गया। अब जब सेल डैमेज हो गया तो उसके जो पंप्स है वो प्रॉपरली एक्ट नहीं कर रहे। अब जब पंप्स प्रॉपरली एक्ट नहीं कर रहे, बाहर कैल्शियम ज्यादा है वो सेल के अंदर आता जाएगा, जो कैल्शियम है उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो अंदर सेल को वो पॉजिटिव करता जाएगा। बाहर पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो पॉजिटिव आयन सेल के अंदर आते जाते हैं। तो क्या होता है कि जो हिस्सा इंजर हो गया वो वाले सेल अब प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे, उनके पंप्स प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे। बाहर कौन सा चार्ज ज्यादा था, पॉजिटिव, वो सेल के अब अंदर आई जाएगा। जब पॉजिटिव चार्ज सेल के अंदर आएगा तो वो हिस्सा डीपोलराइज स्टेट में रहेगा, और जब वो हिस्सा डीपोलराइज स्टेट में आएगा तो आपको पता है वो सब कुछ आपस में, सारे सेल्स आपस में गैप जंक्शंस के थ्रू कनेक्टेड थे। अब वो सारे गैप जंक्शंस के थ्रू जब कनेक्टेड थे तो वो डीपोलराइज स्टेट में खुद तो रह रहा है, आपस वालों को भी डीपोलराइज करी जाएगा। खुद तो एबनॉर्मल है, बाकियों को भी एबनॉर्मल कंडीशन में लाएगा। तो ये होती है करंट ऑफ इंजरी। और इसमें क्या होगा, तो जो इसमें बेसिकली ये होता है करंट ऑफ इंजरी में, जो अफेक्टेड एरिया होता है वो अनअफेक्टेड पार्ट की तरफ जाता है। अफेक्टेड एरिया डीपोलराइज्ड है, और वो उधर से डीपोलराइजेशन, खुद तो डीपोलराइज है, आसपास को भी डीपोलराइज करता जाएगा। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, वो अफेक्टेड पार्ट से अनअफेक्टेड पार्ट में करंट ऑफ इंजरी प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब इम्पल्स ट्रेवल कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दीज एमसीक्यूज जो कि आज आप लोगों के टेस्ट में इंक्लूडेड थे। सो नाउ इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, सो आई विल आंसर इट। सो व्हाट एक्चुअली स्ट्रोक, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो स्ट्रोक क्या होता है, जब कोई, फॉर एग्जांपल आपके ब्रेन में कोई क्लॉट जाके फंस जाता है तो क्या होगा, स्ट्रोक हो जाएगा। वहां पे ब्लड अप नहीं जा रहा, तो मेनली इसको स्ट्रोक कहेंगे। ब्रेन स्ट्रोक किसी को हो जाता है, आप लोगों ने सुना होगा, क्लॉटिंग की वजह से होता है।
Yes, MCQs were difficult. I do agree MCQs were difficult. But ये MCQs difficult बनाने का यही मकसद था कि आपको maximum concept deliver किया जाए. अब आपको ये सारे concepts आ गए हैं. अब at the end of the day when you go for the clinical things, when you go for your prof, तो आप लोगों को वो चीज़ आसान लगेगी. This is not your college test कि आपकी internal matter करती थी. This is a test जिसमें आपने interpret करना था कि मैं क्या क्या सीख सकता हूँ. इसमें वो चीज़ें मैंने बताई आप लोग क्या क्या सीख सकते हैं. तो अगर चाहे कॉलेज की इंटरनल होती तो यस ये बहुत मुश्किल टेस्ट था, बट ये ना कॉलेज की इंटरनल असेसमेंट थी, तो डिसहार्ट बिल्कुल नहीं होना अगर कम भी आया है. इससे सीखें कि इसमें से मैं कितने कॉन्सेप्ट आज लेके गया हूँ, इसमें से मैंने कितना कुछ सीखा है, ताकि वो कल आपका गलत ना हो. सो नाउ आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है. तो चले, दिस इज ऑल अबाउट द एमसीक्यूज डिस्कशन. आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ इससे ज़रूर फ़ायदा होगा. सो वी विल मीट इंशाल्लाह नेक्स्ट